बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं ST TV। जिगर एक ऐसा ऑर्गन है इंसान के जिस्म में जिसे केमिकल फैक्ट्री भी कहा जाता है। जो भी हम खाते हैं मेटाबोलाइज होता है, उसकी हैयत तब्दील होती है, नए केमिकल्स बनते हैं, मेटाबोलाइट्स और नए बनते हैं और फिर जाके वो इस काबिल होता है आगे कि वो जुज़्व जाँ बन सके और ब्लड उसे सप्लाई करे आगे। अगर किसी तरह से, जैसे आप किसी मशीन को देख लें, अगर आप उसको चोक कर दें किसी वजह से, ज़्यादा ख़ाम माल उसमें चला जाए या नाक़िस चला जाए या जिस क्वालिटी का होना चाहिए उसके मुताबिक ना जाए, तो ये सारी चीज़ें मिल के स्टैंडर्ड्स कहलाती हैं। उन्हें जब हम अपने खाने पीने और हैबिट्स की वजह से वायलेट करते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। जिगर जो है वो जिस चीज़ को आगे मेटाबोलाइज और शुगर को आके उसे फ़ैट में कन्वर्ट करके जिगर में फैटी लिवर होता है। पहले हमें पता ही नहीं था फैटी लिवर क्या होता है। पहले लिवर को हम सिर्फ जॉन्डिस के नाम से जानते थे कि कभी हो जाता है, फिर हेपेटाइटिस भी सुनना शुरू किया, जो बड़े होना शुरू हुए। अब ये है कि फैटी लिवर एक बहुत बड़ा इशू के तौर पे सामने आ गया है। और ये भी एक अजीब बात है कि कहा जाता है कि कई दफ़ा फैटी लिवर जो है वो बीमारी के बग़ैर होता है। तो मतलब है सच किसी बीमारी की वजह से नहीं फैटी लिवर आपको हुआ है। और डेफिनेटली इस पे अब मेडिकल अटेंशन और मेडिकल जो एडवाइस है वो सीख करनी पड़ती है पेशेंट को। अब इस लेवल पे बात चली गई है। ये क्या है, इसकी क्या गाइडलाइंस हैं। हमने आज एक ऐसे गेस्ट को अमेरिका से अपने साथ मधु किया है, उनको दावत दी है, हमारे साथ मौजूद हैं कि जिन्होंने ये जो फैटी लिवर के मुतालिक जो है नॉन की गाइडलाइंस भी उन्होंने लिखी हैं और कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी वर्जीनिया में प्रोफेसर हैं और गुज़िश्ता कई दिहाइयों से इस काम में मसरूफ़ हैं। डॉक्टर मोहम्मद शादाब सिद्दीकी साहब, वेरी वार्म वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। थोड़ा सा जो हमने अभी बात की है इस पे और थोड़ा सा बताइए, इसको सिमुलेट करते हैं फिर आगे बातचीत करते हैं। जी जी, तो आपने एकदम ठीक कहा कि जितना ये जो फैटी लिवर है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम इसकी ये है कि अमेरिका में कम से कम तकरीबन एक में 3 आदमियों को ये प्रॉब्लम है। और अगर आप देखें जो इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, उसमें भी तकरीबन एक में 3-4 आदमियों में ये प्रॉब्लम होती है। और इसकी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि पहले धीरे धीरे शुरू होती है और फिर वो उसमें लिवर में और डैमेज और डैमेज और डैमेज होता रहता है। और फिर इतना डैमेज हो जाता है कि लोगों को सरोसिस हो जाता है या लिवर फेलियर। तो उसके और यहाँ पे अमेरिका में ये नंबर 1 रीजन है कि लोग को लिवर फेलियर हो रहा है। ये अल्कोहल से नहीं, ये हेपेटाइटिस बी से नहीं, हेपेटाइटिस सी से नहीं, और इंडिया में भी ये सब हो रहा है। तो ये पूरे वर्ल्ड में सेम ही प्रॉब्लम है ये फैटी लिवर डिजीज की। तो इसीलिए आई थिंक मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चाहे आप कार्डियोलॉजी कर रहे हैं, चाहे आप एंडोक्रिनोलॉजी कर रहे हैं, चाहे सर्जरी कर रहे हैं, ये ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको इसको हमेशा डील करना पड़ेगा। मतलब इशू तो ये है, इसकी रीजंस क्या होती हैं कि डिजीज़ भी नहीं है और फैटी लिवर होना शुरू हो जाए। या तो इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि इन लोगों जैसे रिसर्च ये लोगों ने की है, मगर जैसे अगर आप देखें कहें कि ये प्रॉब्लम है कि जेनेटिक्स की है, तो अगर ये जेनेटिक्स की प्रॉब्लम सिर्फ होती तो हम लोग की जेनेटिक्स लास्ट 100 ईयर्स में इतनी चेंज नहीं हुई है। सेम ही जेनेटिक्स है, सेम ही लोग हैं। तो ये प्रॉब्लम है इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक्स की और जो हम लोग जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं। और तो जो चीजें जो चेंज हुई हैं वो ये हुई है कि हम लोगों को जो फूड है, खाना है, वो बहुत आसानी से हम लोग को अब मिल सकता है। पहले लोगों को और ज्यादा काम करना पड़ता था। और इसी वजह से लोग अब जो खाना जो बन रहा है वो और प्रिजर्व्ड है। तो उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स पड़ते हैं, वो बहुत प्रोसेस होता है। तो ये सब चीजें क्या करती हैं, जब ये हम लोग खाते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, तो ये सारी चीजें सबसे पहले लिवर के थ्रू जाती हैं। तो लिवर फिर उसको सारा सेव करता है, उसको मेटाबोलाइज करता है, उसको सारा प्रोसेस करता है। मगर क्योंकि लिवर में सबसे पहले जाती है, इस लिवर में थोड़ा इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है, उसमें फिर फैट शुरू हो जाता है, और फिर धीरे धीरे उसमें फिर डैमेज होने लगता है।
तो ये और फिर और जो चीजें हो गई चेंज हुई हैं, हम लोग जैसे पहले बहुत एक्टिव होते थे, ना टीवी था, ना कंप्यूटर था, ना फोन था, ना आईपैड, तो लोगों को एक घर से दूसरे घर या काम पे जाने वॉक करते थे या कुछ करते थे। अब आप गाड़ी में बैठ गए, अब आप टीवी देख रहे हैं, तो जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी लेवल बहुत बहुत डिक्लाइन हो गया है। तो हम लोग को ये बात मालूम नहीं है, क्योंकि जैसा क्या, और ऐसे एज पेशेंट्स हम लोग को ये नहीं समझते हैं, क्योंकि हम लोग ने क्या कहा था, हम एक बार किया था कि हम लोग ने पेशेंट्स को पूछा कि आप लोग कितना चलते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं। वो कहते हैं मैं तो जितना 4-5 मील चलता हूँ, 7-8 किलोमीटर रोज चलता हूँ। तो हम लोग ने क्या किया कि उनके हाथ पे एक कहते हैं एक्सेलरोमीटर, तो वो मेजर करता है कितना डिस्टेंस वो लोग ट्रैवल करते हैं एक दिन में। तो जब उन लोग ने अपना एक वीक के बाद टर्न इन किया, तो एवरेज में ये लोग जो था 600-700 स्टेप्स चल रहे थे, 7-8 किलोमीटर नहीं। तो कह रहे थे 7-8 किलोमीटर, वो आधा किलोमीटर भी नहीं चल रहे थे। तो ओवर एस्टिमेट हम लोग करते हैं कि हम लोग कितने एक्टिव हैं। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन, जैसे आपके इन्वायरमेंट में क्या है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, और वो चीजें फिर बहुत अफेक्ट करती हैं। अच्छा मैं नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से हो रही है। अ लॉट ऑफ इट, कुछ लोगों को होता है कि जो था ये जेनेटिक्स के लिए, मगर वो जेनेटिक्स लेस देन 5% है। और अगर मतलब आप सोचें कि पूरी सारी कंट्रियों में अगर ये 30%, 40% लोगों को अफेक्ट करता है, तो 5% इज अ वेरी स्मॉल नंबर। तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी यही है मसला कि ये सिर्फ अमेरिका के लिए ट्रू है जो आपने पिक्चर अभी नहीं बताया? नहीं, ये तो अमेरिका में ये थोड़ा बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि अगर आप देखें तो लोग हैवी होते हैं, बहुत ओबीस होते हैं, बहुत वेट होता है, तो वैसे उनको पिक करना थोड़ा आसानी से पिक कर सकते हैं। मगर जो इंडिया और पाकिस्तान, वियतनाम, ये जो कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया में, तो वहाँ प्रॉब्लम ये है कि वो इतने बड़े नहीं होते हैं, इतने ओबीस नहीं होते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान और साउथ ईस्ट एशिया में ये प्रॉब्लम है कि उनके हाथ पैर जैसे ठीक ठाक है, मगर उनका पेट बढ़ जाता है। तो वो इतना ऑब्वियस नहीं होता है, क्योंकि लोग आपको सिर्फ पेट नहीं देखते, लोग आपका हाथ पैर देखते हैं, तो इसीलिए। मगर उसमें जो सिर्फ पेट बढ़ता है उसको कहते हैं विसरल एडिपोसिटी। तो फैट सिर्फ पेट में, और वो बहुत प्रॉब्लम करता है। अच्छा बड़ा प्रॉब्लम पड़ता है, इसके लिए क्या किया जाए? तो वैसे ये मेरे हिसाब से ये एक ऐसी डिजीज है जिसका सोल्यूशन इतना इजी है, मगर इतना डिफिकल्ट इम्प्लीमेंट करना है कि जितना कोई कर नहीं पाता है। तो अगर लोग अपना खा सकें, पी सके, ठीक से एक्सरसाइज कर सकें, तो जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं उसमें अगर ये लोग कर सकते हैं, और अगर जैसे 10% अपना वेट लूज कर लें, तो अगर कोई जैसे 100 किलोज है, तो अगर वो 5 किलो भी लूज कर ले वेट, 5 to 10%, तो 90% ये डिजीज खत्म हो जाएगी। अच्छा। मगर द प्रॉब्लम इज, अगर आप देखें ये क्लिनिकल ट्रायल्स में कि जितना कितने लोग वेट लूज करते हैं, वो 2-3% लूज करते हैं। और हम लोग ने जो यहाँ कुछ ट्रायल्स किए हैं जिसमें लोगों को बिठाया, बताया कि आप वेट लूज करें, आप ऐसे खाएं, आप ऐसे करें, ऐसी एक्सरसाइज करें, तो बनिस्बत ये कहने के 50% ने अपना वेट गेन कर लिया। तो वो अच्छा। एडवाइस काम नहीं करती है। तो अच्छा। फिर हम लोग ने क्या किया कि इन लोगों को एक ऐसा जो रूम है, हॉस्पिटल रूम की तरह, उसमें रखा एक 24 आवर्स के लिए। और उस रूम में 10,000 सेंसर्स हैं पूरी वॉल में। तो हर वक्त मेजर करते हैं वो क्या, उनका मेटाबॉलिज्म क्या है। तो हम लोग सोचते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होता है जो लोग वेट गेन करते हैं या ओबीस होते हैं, मगर ऑपोजिट ट्रू है, जो उनका मेटाबॉलिज्म है वो हायर होता है। अच्छा। द प्रॉब्लम द प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम लोग प्राइमरली दो तरह की चीजें खाते हैं और यूज करते हैं अपनी बॉडी में। एक होता है फैट, और एक होता है कार्ब्स जैसे ग्लूकोज। तो जो कार्ब्स होते हैं वो बहुत एफिशिएंट होते हैं, तो अगर आप एक यूज करेंगे तो आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी। मगर फैट इनएफिशिएंट होता है, अगर आप एक यूज करेंगे तो ओनली 70% आपको एनर्जी वापस मिलेगी, तो 100% एनर्जी वापस नहीं मिलती है। तो अगर आपके पास जब कार्ब्स होते हैं या ग्लूकोज होता है तो आप सिर्फ वही यूज करेंगे। जब वो खत्म हो जाता है तब आप फैट यूज करते हैं। तो ये नॉर्मल होता है लोगों में।
तो हम जब जो पेशेंट जो फैटी लिवर थे, जब उनको रखा तो क्या हुआ कि जब उनको खाना दिया, सारे फैट और कार्ब सब थे, तो वो कार्ब्स यूज करना शुरू करते हैं, मगर बहुत धीरे धीरे। और जब वो कार्ब्स, जब खाना खत्म हो जाता है तो वो फास्टिंग स्टेट में जब जाते हैं, मतलब सारा कार्ब्स खत्म हो गए, ग्लूकोज, तो फैट यूज करने की बजाय उनका लिवर मोर कार्ब्स बनाता है, तो वो कभी फैट यूज ही नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जो खाना फैट होता है वो वापस चला जाता है, वो स्टोर हो जाता है। तो वेट लॉस इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो फिर हम लोग ने क्या किया कि इन लोगों को कहा कि अगर आपकी प्रॉब्लम है कि आप फैट नहीं यूज कर सकते हैं इतना, और कार्ब्स यूज करते हैं, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि आपको कार्ब्स देंगे ही नहीं। इंस्टेड कार्ब्स देने की हम लोग आपको और फैट देंगे, ताकि हम लोग फोर्स करेंगे कि आपको फैट यूज करना है। तो जब इन लोगों को ऐसा किया तो इन लोगों ने तकरीबन 6 महीने में 7 से 15 किलोग्राम लूज कर दिया। अच्छा। और तो ये प्रॉब्लम, जैसे हम लोग समझते हैं कि अगर लोग कम खाएं, और कुछ लोगों को कहा था कि आप खाना कम खाइए, मगर आप फैट भी खा सकते हैं, कार्ब्स भी खा सकते हैं, प्रोटीन भी खा सकते हैं। तो क्या हुआ कि उन लोगों ने खाना इतना 1000 कैलोरीज पर डे खा रहे थे, 1200 कैलोरीज, विच इज बहुत कम। क्योंकि एक जो मफिन आता है उसमें 400 कैलोरीज होती हैं। तो जैसे एक अगर आप रोटी खाएं, उसमें 200-300 कैलोरीज होती हैं। तो उनका, इवन दो वो लोग 1200 कैलोरीज खा रहे थे, तब भी वो लोग वेट नहीं लूज कर पा रहे थे। तो इसका जैसे ये टारगेटेड अप्रोच है, तो ये सब में नहीं कर पाते, क्योंकि आप जैसे मेजर नहीं कर सकते ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में, ये सब चीजें। मगर ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कितना मुश्किल है वेट लॉस, क्योंकि हम लोग अंडरस्टैंड नहीं करते कि क्या, क्यों लोग वेट नहीं लूज कर पाते। अच्छा, आजकल बड़ा ये चल रहा होता है लाइफस्टाइल के ऊपर। वो आप फ़ोन को देखें तो रील्स आ रही होती हैं उस पे। तो आई डोंट नो इट्स राइट और रॉन्ग। वो कहते हैं कि अगर आप सीक्वेंस मेंटेन करें कि पहले आप वेजिटेबल्स खाएं और उसके बाद फिर आप प्रोटीन खाएं और फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, और एंड पे जाके अगर आपने कोई डेजर्ट वगैरह लेना है तो वो आप ले लें, तो उससे शुगर भी पीक नहीं करती और वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। इज इट ट्रू? नहीं। अच्छा। तो मिथ है ये। क्योंकि आई थिंक उसकी जो रीजन है कि अगर आप कार्ब्स सबसे आखिर में खाएंगे, तब आपके पेट में इतनी जगह नहीं होगी कि आप ज्यादा खा पाएं। अच्छा। मगर क्या होता है कि जब आप कार्ब्स ज्यादा खाते हैं, इट बिकम्स, ये एडिक्शन हो जाता है। यहाँ तक कि आपके ब्रेन सेंटर्स चेंज हो जाते हैं, सेम तरह जैसे कोकीन लोग यूज करते हैं उनकी तरह चेंज होते हैं। तो आप जो डिसीजन करते हैं वो ठीक से नहीं करते हैं। तो यहाँ तक कि जितना, क्योंकि कार्ब्स की जितना ज्यादा देर लास्ट नहीं करते हैं, तो 2-3 घंटे में सारे, जब आपके खाने के बाद कार्ब्स खत्म हो जाते हैं, तो ये लोग इतने एडिक्टेड होते हैं कि मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जो रात में सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर अपने फ्रिज में जाके खोल के खाना खा के फिर सो जाते हैं। तो जब हम लोग ने इनकी ये फिक्स करने की कोशिश की, तो ये लोग ऑलमोस्ट जैसे विड्रॉल के सिम्टम नहीं होते हैं, जैसे उनको ठंडक लगती है, सर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, 2-3, ऑलमोस्ट 1 वीक तक जब वो सिम्टम होते हैं, तब चले जाते हैं। तो ये मुश्किल काम है करना। तो बट द प्रॉब्लम जैसे है कि कार्ब्स को जो एडिक्शन जब हो जाता है, इज हार्ड टू सॉल्व इट। अच्छा, 8 to 12। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि दवाइयों से कुछ लोग मदद लेते हैं, वो क्या है कि साथ कोई दवा ड्रग्स खाने शुरू कर दी? मतलब ड्रग्स से मुराद है कि दवाई, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन। तो वैसे अभी उसकी दवाइयां इतनी इफेक्टिव नहीं हैं जो अप्रूव हो गई हैं। तो अच्छा। इंडिया, पाकिस्तान में एक दवा है, वो जाइडस कंपनी बनाती है, वो सारोग्लिटाजार है। उससे थोड़ी लिवर डिजीज बेहतर होती है। और यहाँ पे एक अभी भी बस दवा अप्रूव हुई है यूएस में, मगर उसका जो रिस्पांस है वो ओनली 10% है। अच्छा। इसका मतलब कि ओनली एक आउट ऑफ 10 पेशेंट्स रिस्पॉन्ड करेगा वो थेरेपी को। और आई थिंक इंडिया पाकिस्तान में वो दवा है, उसका नाम है समाग्लिटाइड, रिल्बेसिस की जो पिल्स होती हैं। अच्छा। वो जो था अफेक्टिव है, अबाउट 40-50% पेशेंट्स रिस्पॉन्ड करेंगे, मगर वो अभी दवा अप्रूव नहीं हुई है इसके लिए। मगर वो डायबिटीज के लिए अप्रूव है, वो वेट लॉस के लिए अप्रूव है। तो वो अप्रूव्ड है, मार्केट में है, मगर इसके लिए स्पेसिफिकली नहीं हुई मेरे हिसाब से। मगर बहुत अच्छी तरह काम करती है उस कंडीशन के लिए। ये बताइए कि आखिर टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ द प्रोग्राम के गाइडलाइंस का आप जिक्र कर रहे थे कि आपने ये बनाई है। व्हाट आर द गाइडलाइंस?
क्या उनका तो मतलब जी? तो गाइडलाइंस ये हैं कि जो था इसको कैसे आप डायग्नोज करें, सबसे पहले ये बात है। तो अच्छा। प्रॉब्लम ये है कि जो था हम लोग पूरे मेडिकल स्कूल में डॉक्टर्स को ये सिखाते हैं कि अगर आपको कोई एबनॉर्मेलिटी है तब आप उसको ज्यादा इन्वेस्टिगेट करें, मगर ये डिजीज ऐसी है कि इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी होती ही नहीं है। अच्छा। 60% ऑफ पीपल जिनके ये डिजीज है उनके लिवर टेस्ट कंप्लीटली नॉर्मल होते हैं, और ऑलमोस्ट 80% जो पीपल जिनके लिवर फेलियर है इससे जो मर रहे हैं उनके लिवर नंबर्स कंप्लीटली नॉर्मल होते हैं। तो तो इसकी जो गाइडलाइंस है कि अगर किसी के डायबिटीज है तो उसके लिए उसमें देखना चाहिए, अगर किसी के कॉम्प्लिकेटेड ओबेसिटी है उनको उनको स्क्रीन करना चाहिए, अगर किसी के फैमिली मेंबर्स को सिरोसिस हुआ है इनसे उनको जो था स्क्रीन करना चाहिए। तो इट्स ना जिस लिवर टेस्ट को यूज करके स्क्रीन करना नहीं रिकमेंडेड है, तो जो पीपल हाई रिस्क है उनके लिए रिकमेंडेड है। और जब उनको आप आइडेंटिफाई कर लें, और आइडेंटिफाई मीन्स कि जो था जिनके डिजीज है बट नॉट ओनली डिजीज बट दोज पीपल जिनके जो था डिजीज है मगर उनको सिरोसिस हो जाएगा, लिवर फेलियर हो जाएगा, उनको उनको आइडेंटिफाई करना है क्योंकि उनका कैंसर रिस्क हाई है, उनका अदर चीजें थे। और उनको जब आइडेंटिफाई कर लें तो उनको जितना ऐसी मेडिसिन पे स्टार्ट करें जिससे जितना उनकी डिजीज थोड़ी बेहतर हो, जैसे मैंने कहा था रिल्बेल्सिस है और ये अदर डायबिटीज लाइक पायोगिलिटोजोन है, ये सब दवा। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया। और डायग्नोज करने के अलावा भी किसी और एरियाज में भी गाइडलाइन है मेंटेनेंस में, या फॉर पेशेंट, या समथिंग एल्स? या तो इनको जो था तो जिनके जिनके इतनी एडवांस डिजीज नहीं है, अगर आपने उनको चेक किया अपनी प्रैक्टिस में, तो ये नहीं कि वो फ्री हैं, तो हर 2-3 साल बाद इन लोग को फॉलो करना चाहिए क्योंकि इनकी डिजीज प्रोग्रेस हो जाती है। 20-25% जिनके इनिशियली डिजीज नहीं है 5 ईयर्स में उनके हो सकती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इनको फॉलो करें। मगर द अदर थिंग इज इन लोगों के जो था हार्ट डिजीज रिस्क इज ऑलमोस्ट 300%। देन सो देन इट्स देन देन देयर पियर्स। जी एग्जैक्टली exactly. यहाँ तक कि उसका जो रिस्क हार्ट डिजीज है इज द सेम एज हैविंग फुल ब्लोन डायबिटीज। अच्छा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको आप स्टैटिन थेरेपी से ट्रीट करें। लोगों को डर लगता है कि स्टैटिन से लिवर फेलियर ना हो जाए, मगर ऑपोजिट ट्रू है। अगर आप स्टैटिन यूज करें तो इनकी लिवर डिजीज भी बेहतर होती है, इनका हार्ट डिजीज रिस्क कम होता है और इनका सर्वाइवल बेटर होता है। तो मेरे हिसाब से एवरी पेशेंट हु हैज दिस दे लाइकली शुड बी ऑन इट क्योंकि उनके मोर देन लाइकली हैव हार्ट डिजीज। स्टेटेंट से ये खैर टेंजेंट पे एक सवाल है, मुझे ख्याल आ गया ये पहले। स्टेटेंट स्टेटिन से कहते हैं कि डेमेंशिया और डायबिटीज हो सकती है। वो सब जैसे आई थिंक वो कहते हैं कंफाउंडिंग होता है, क्योंकि अगर आप सोचें कि कौन लोगों को स्टैटिन यूज करते हैं, स्टैटिन उनको यूज करते हैं जिनके रिस्क हार्ट डिजीज का होता है। और अगर आप देखें द नंबर वन रीजन फॉर डिमेंशिया इज माइक्रोवास्कुलर डिमेंशिया। तो इट्स अ कंफाउंडिंग फैक्टर मोर सो देन, बट देयर इज लॉट्स ऑफ स्टडीज दैट हैव शोन कि जिथा statins improve survival and they reduce जैसे morbidity, जैसे heart disease, other issues। तो यहाँ ये तक कि कैंसर का रिस्क भी कम करती है स्टैटिन। तो ये अनफाउंडेड है डेमेंशिया वाला, ये आप कह रहे हैं? ये है कंफाउंडिंग एसोसिएशन। हो सकती है या हो जाती है डेफिनेटली? हो जाती है जैसे सेम चीज अगर आप कहें कि जितना जो पेशेंट्स मेटफॉर्मिन में हैं उनके मोर रीनल फेलियर होता है कंपेयर टू जैसे पेशेंट्स जो जितना मेटफॉर्मिन में नहीं है। तो ये नहीं कि मेटफॉर्मिन की वजह से उनके रीनल फेलियर होता है, उनकी इसलिए क्योंकि जो मेटफॉर्मिन लेते हैं उनके डायबिटीज होती है, और डायबिटीज इज अ रिस्क फैक्टर फॉर जैसे रीनल फेलियर। सो दैट्स द रीजन, दिस अ कंफाउंडिंग फैक्टर। मल्टीपल ऑर्गन्स का डिजीज। वेट का क्या होना चाहिए? मैं आप हैं, आई एम टेकिंग एडवांटेज। वेट कितना होना चाहिए हाइट से, या किस तरह मेजर करना चाहिए? तो ये वैसे वेट जैसे बहुत इम्परफेक्ट मेजर है। अच्छा। तो हम लोगों ने ऐसे भी एक स्टडी की थी जिसमें लोगों का वेट देखा था और फिर उनका रिस्क देखा था ओवर टाइम। बट जैसे हम लोग सोचते हैं जो वेट जिनका ज्यादा बढ़ गया वो ओबीस हो गए, मगर इज वेरी डिफरेंट। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपका जो वेट है वो मसल्स में है, यहाँ पे पैर में, तो वो आपका रिस्क कम है। इस जब आपका पेट बढ़ता है उसमें परेशानी होती है। तो व्हाट आई टेल पीपल कि अगर आपका जितना पैंट साइज बढ़ रहा है या आपकी बेल्ट बढ़ रही है तो उसमें आप फोकस करें, उसको कम करने में एक्सरसाइज करें। क्योंकि अगर आप सिर्फ फोकस करेंगे, आप कम खाना शुरू कर दिया और आपने मसल लूज कर दिया, तो फिर और परेशानी होगी बाद में।
हाँ, बाद में ये जो कहते हैं कि पर इंच 1 किलोग्राम जो है वो आइडियल समझा जाता है एथलीट्स में, तो इज इट ट्रू? नॉट नेसेसरली, क्योंकि हम लोग की जो सारी स्टडीज हैं वो हम लोग, आपको अब मालूम हो रहा है कि जितना वेट इज सच एन इम्परफेक्ट मेजर। तो इसीलिए यहाँ पे एक रिसेंटली स्टडीज आई है जिसमें बताया है कि अगर आपका सिर्फ पेट में जो वो फैट बढ़ता है रिगार्डलेस ऑफ वेट, आपका रिस्क ऑफ डायबिटीज, हार्ट डिजीज, जैसे सर्वाइवल, ऑल दैट गोज डाउन, इंक्रीजेस। सो इट्स जस्ट दिस वेट राइट हियर। अच्छा, आखिर पे आप कोई अगर लाइफस्टाइल के बारे में कोई एडवाइस या कोई देना चाहें फॉर जनरल पेशेंट्स, एक, और दूसरा ये है कि कब और किस तरह डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए, दो चीज़ें अगर आप बता दें। तो पहली बात है, जो लाइफस्टाइल की वो एडवाइस है, वो मैं कहूंगा कि आप पहले अपना देखें कि आप क्या खा रहे हैं। तो जैसे लोग हर वक्त लोग कहते हैं कि मेडिटेरेनियन डाइट या ये डाइट या वो डाइट, मगर जैसे अगर आप सोचें दैट्स नॉट प्रैक्टिकल। अगर हम लोग इंडिया पाकिस्तान में रहते हैं, हम लोग जितना पीटा तो हर वक्त नहीं खाएंगे ना, तो दैट्स द डिफरेंस। तो आप पहले देखें कि आप क्या खा रहे हैं, उन चीजों में आप क्या लिमिट कर सकते हैं। और दूसरी चीज है कि द इजिएस्ट थिंग इज जैसे जो अवॉइड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। तो जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस, चिप्स, थिंग्स जैसे जो बैग में आती हैं, कैन बी प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम, जस्ट अवॉइडिंग दैट। सो उन लोगों ने एक स्टडी की थी, उसमें लोगों को लिया था, सिर्फ उनको अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड दिए और फ्रेश फूड दिया। तो दोनों लोगों ने सेम अमाउंट खाना खाया। जिन्होंने अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाए थे, 2 वीक में वो लोग 2.5 किलोग्राम वेट गेन किया। और जिन्होंने फ्रेश खाया था, उन लोगों ने 2.5 किलोग्राम लूज किया। और जब फ्लिप कर दिया दोनों ग्रुप्स को, तो सेम चीज हुआ। तो सबसे इजी चीज है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का लिमिट करें, दैट्स वन। और जो दूसरी चीज है, अपने डॉक्टर को कैसे अप्रोच करें, मेरे हिसाब से द बिगेस्ट थिंग है, अगर जो पेशेंट अंडरस्टैंड करता है उनका रिस्क क्या है, तो वो अपने अपने एडवोकेट हो सकते हैं। तो अपने डॉक्टर से कहें कि मैंने सुना कि मेरा डायबिटीज है, मेरा वेट ज्यादा बढ़ गया है, मेरा हार्ट डिजीज है, तो मेरा रिस्क ऑफ लिवर डिजीज भी हो सकता है। क्या आप इसको चेक कर सकते हैं? और चेक किस तरह करते हैं? कुछ ब्लड टेस्ट चेक कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड चेक कर सकते हैं। इन सब चीजों से चेक करके कह सकते हैं कि आपका रिस्क है हाई, कि आपका लिवर फेलियर हो जाएगा। तो इसलिए तो ऐसे मैं कहूंगा करें। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग सो मच टाइम, वो भी सुबह सुबह ही एक काम। नहीं नहीं, इट्स माय प्लेजर। हाँ, काम शुरू करने से पहले लुकिंग फॉरवर्ड, आपसे फिर भी हम बातचीत करते रहेंगे, तो थैंक यू वेरी मच। तो बॉटम लाइन ये हुई कि प्रिंसिपली हम कह, प्रिंसिपली तो नहीं लेकिन टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़। और लाइफस्टाइल इसलिए कि जो ओवरऑल अर्बन लिविंग शुरू हुई है, और ये जो फास्ट फूड, ये जो घर का किचन थोड़ा सा नरम पड़ गया और बाहर से चीज़ें आनी शुरू हो गई, तो लाइफस्टाइल के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए, ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाना चाहिए, प्रोसेस्ड फूड वगैरह की तरफ कोशिश करें कि उनसे अवॉइड करें, चलते फिरते रहें और बाकी ख्याल रखें, तो ये इससे छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन बड़ा वरीसम है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जैसे जो मुल्क हैं, जो देश हैं, उनमें अब ये बड़ा ज़्यादा पाया जाना शुरू हो गया, जो कि किसी ज़माने में आज से कुछ अर्सा पहले एग्रेरियन सोसाइटीज़ होती थी, लोकल फूड प्रोड्यूस होती है सारा कुछ, तो उसके बावजूद ये यहाँ पे होना शुरू हो गया, तो उसका ख्याल रखना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।